नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 3। और इस पार्ट में आप सीखेंगे इन्फिनेटिव और जिरेंड के माध्यम से सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले दिन पढ़ा था नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा जिरेंड। जिसमें पार्टिसिपल के बारे में आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है। पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है। तो जो कार्य अंत में होता है वो सेंटेंस सुरक्षित रखा जाता है, और जो भी कार्य पहले से होते हैं उन वाक्यों की वर्ब्स को पार्टिसिपल किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर शुरू कर रहे हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का निर्माण मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर किया जाता है। अगर हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो हिंदी में इन शब्दों के बाद में ना, नी, ने शब्द निकलता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक वाक्य में कार्य दिया हो और दूसरे वाक्य में उद्देश्य दिया हो। तो सदैव उद्देश्य दिखाने वाले वर्ब को ही इन्फिनेटिव बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वी कम हेयर, वी वांट टू रीड। यहाँ पर 2 एक्शन हुए हैं। हम यहाँ आए, हम पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य है पढ़ना, तो बनेगा वी कम हेयर टू रीड, जिसमें फाइनाइट वर्ब सिर्फ रहेगी कम। दूसरी जो वर्ब दिख रही है टू रीड, वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, वो वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रही है। नेक्स्ट है ही वेंट टू द स्टेशन, ही वेंट देयर टू सी ऑफ हिज सिस्टर। यहाँ पर जो एक्शन हुआ है वह ही वेंट टू द स्टेशन, और इस एक्शन का उद्देश्य था सी ऑफ करना। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इन्फिनेटिव के माध्यम से कंबाइंड सिंपल सेंटेंस होगा, ही वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ हिज सिस्टर। अगला, ही टुक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen। तो इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उद्देश्य क्या है, टू किल द hen। ही टुक ए नाइफ टू किल द hen, ये बन जाएगा। एक बात यहाँ पर और समझते हैं, यदि किसी वाक्य में वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली आदि शब्द दिए गए हों तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया गया हो, तो वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली आदि शब्दों को हटाकर एडवर्ब टू लगाते हैं इन्हीं शब्दों की जगह पर, तथा दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। यहाँ पहले वाले वाक्य में आया वेरी और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई शब्द प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर वेरी लिखा है, वेरी हटाकर इसी जगह पर लिखना है हमें एडवर्ब टू, और दूसरे वाले वाक्य की केवल वर्ब को इन्फिनेटिव बना देंगे, बचे हुए सारे शब्दों को हटा दिया जाएगा, बन जाएगा ही इज़ टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, ही कुड नॉट वॉक एनी मोर। तो इसको चेंज करेंगे, तो जहाँ एक्सट्रीमली लिखा है इस जगह पर लिखेंगे टू, और बचे हुए शब्दों को हटा करके इन्फिनेटिव बनाएंगे मेन वर्ब को, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। एक बात और समझते हैं यहाँ पर, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दूसरे वाले वाक्य की वर्ब को इन्फिनेटिव बनाने से पहले प्रीपोजिशन फॉर लगाकर दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसे करेंगे, द बुक वॉज वेरी की जगह पर टू आएगा, द बुक वॉज टू डिफिकल्ट, और दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट पहले से डिफरेंट है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर, और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को यहीं पर ऑब्जेक्ट बना देंगे, और कैन नॉट, कुड नॉट दिया हो तो उसे हटा देंगे। जो मेन वर्ब है अंडरस्टैंड, इसको इन्फिनेटिव बनाकर लिख दिया जाएगा, तो पूरा बनेगा द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। इसी प्रकार का अगला देखते हैं सेंटेंस, द ट्री वॉज वेरी हाई, दे कुड नॉट क्लाइंब। तो इसे ऐसे करेंगे, द ट्री वॉज टू हाई, और प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे फॉर देम, और मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना देंगे टू क्लाइंब। अगर दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो वन या नो वन या नन, तो इन्हें हटा देंगे। नॉर्मली दूसरे वाले वाक्य की वर्ब को इन्फिनेटिव बना के लिखा जाएगा। जैसे, द डे इज एक्सट्रीमली हॉट, नो वन कैन गो आउट। तो इसे ऐसे कर देंगे, द डे इज टू हॉट टू गो आउट। इन्फिनेटिव पर आधारित एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप नोट कर लें। ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ टू गेट them मैरिड।
The boy was happy he had found his lost book. He is very lazy, he cannot be a postman. This news is very good, it cannot be true. He could not prepare well for the examination. He had not the sufficient time. My mother was very glad. She had heard of my good fortune. She will go to Kanpur. She will see her father. He was very proud. He could not beg from door to door. Sita went to Delhi. She went there to see her sister. He had a large family. He had to provide for them. I went to the station. My object was to see off my sister. I went to my aunt's house. I wanted to see my ailing cousin. Hari ran fast. He wanted to get the first prize. He wanted to educate his son. He sent him to England. He was speaking very fast. The audience could not follow. अब शुरू करते हैं जीरंड या जीरंडियल फ्रेज के माध्यम से सेंटेंस को सिंपल से सिंपल बनाना, जिसमें देखते हैं जीरंड क्या होता है। जीरंड का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर किया जाता है। ये नाउन का कार्य करता है। हिंदी में अर्थ ना, नी, ने निकलता है। इसके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसमें जीरंडियल फ्रेज का मतलब ये होता है कि कोई वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो डायरेक्ट जीरंड बन जाती है। लेकिन किसी वर्ब को अगर किसी नाउन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट नाउन होता है। उसके साथ में अगर प्रीपोजिशन प्रयोग की जाती है तो प्रीपोजिशन प्लस वर्ब जिसको नाउन के रूप में कन्वर्ट किया है, ये सब मिलकर के बन जाता है एक फ्रेज। क्योंकि ये वर्ब से बना है इसलिए इसको जीरंडियल फ्रेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड है डाई, और डाई शब्द को अगर जीरंड बनाते हैं तो होगा डाइंग, लेकिन इसको अगर नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है डेथ। तो इस प्रकार से डेथ के साथ में अगर कोई प्रीपोजिशन लगाएगी तो प्रीपोजिशन और ये वर्ड ये सब मिलकर के बन जाता है जीरंडियल फ्रेज। यहाँ पर अक्सर किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर प्रयोग की जाने वाली प्रीपोजिशन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे ऑन, ऑफ, फॉर, इन, बाई, विदाउट, बिफोर, आफ्टर, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, बिसाइड्स। और भी कुछ प्रीपोजिशंस हो सकते हैं जो ये अक्सर यहाँ पर यूज की जाएंगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ही मेड हिज बेस्ट एफर्ट्स, ही कुड नॉट पास बीए। तो यहाँ पर बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट पास बीए। अगला है द मून रोज द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। नेक्स्ट जैसे सीता हैड फेल्ड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। तो इसे ऐसे कर देंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, शी फेंटेड। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड। इसका कंबाइंड ऐसे होगा, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल। इसका होगा यहाँ बिफोर और आफ्टर दोनों ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एक कार्य के बाद अगर दूसरा कार्य हुआ तो दूसरा एक कार्य से पहले भी हुआ है। तो ऐसे कर सकते हैं, बिफोर गोइंग टू स्कूल आई टुक माई ब्रेकफास्ट। दूसरे प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है, आई वॉज ऑन माई वे टू मुंबई, आई फाउंड माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी एट झांसी। तो इसको ऐसे कर देंगे, ऑन माई वे टू मुंबई आई फाउंड माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी एट झांसी। अगला, ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्ड मी। यहाँ पर एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य हुआ तो बिसाइड्स का प्रयोग हो जाए, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी। तो जीरंड पर आधारित एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको अभी नोट कर लें और अगले वीडियो में इसका दोनों एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर। वी वर डिफीटेड, वी वर मच डिसअपॉइंटेड एट दिस। ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली। आई गेव हिम ए पेन, आई आल्सो सप्लाइड हिम विद पेपर। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड। He reached Mathura,
He took a bath in the holy Jamuna. My friend's mother died. He received the news. He fainted. I reached the station. I bought a ticket. The boy saw his mistake. He grew nervous. Her husband died. She heard the news. She fainted. Her husband died. She heard the news on radio. He failed. He came to know this news yesterday. His father died. He became sad. Gaurav finished his work. He shut the door. The boy heard the noise. He woke up. Ajay sold his book. He got 10 rupees. He did not work hard. He passed. He worked very hard. He failed. तो आप एक्सरसाइज नोट कर लें और इनको अगले वीडियो में इनका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप स्वयं इसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।